जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान। दोस्तों आज हम 12th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अपना ये जो सब्जेक्ट है ये कुल मिला के 100 नंबर का है, जिसमें से 56 नंबर का पेपर होता है। ये पेपर है जो बोर्ड में होने वाला है और उसके बाद 14 नंबर आपके सत्रांक के विद्यालय में से भेजे जाते हैं 70, और उसके बाद 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होता है, यानी कि प्रायोगिक जो परीक्षा है वो 30 नंबर। तो ये कुल मिला के 100 नंबर है जिसमें ये हमारा सब्जेक्ट विस्तरित है। दोस्तों ये जो 100 नंबर है यानी कुल मिला के 56, 14 और 23, तो जो ये थ्योरी है 56 नंबर का पेपर जिसमें से आने वाला है, उस थ्योरी में जो भी सिलेबस है, जो यूनिट्स डाली हुई है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी यूनिट है जो हमें पढ़नी होगी। दोस्तों फिजिक्स है, अगर जरा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, कोई डरने वाली बात है नहीं। तो हम बात करेंगे आज अपने सिलेबस को लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो अपनी जो पहली यूनिट है, मैं यूनिट 1 की बात करूंगा। दोस्तों उस यूनिट का नाम है स्तर वैद्युतिकी। स्तर वैद्युतिकी यानी कुल मिला के इस यूनिट में हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेशों के क्या गुण होते हैं और आवेश आखिरकार क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र, स्थिर आवेश जो है उनके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा तो वो किस रूप में होगा, ये सारी बातें इस यूनिट के अंदर हम करेंगे। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्तर वैद्युतिकी। दोस्तों ये जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट में कुल मिलाकर के 4 चैप्टर है और ये पहली यूनिट यानी कि अपने 56 नंबर के पेपर में से 7 नंबर के सवाल जो है इस यूनिट में से पूछे जाने हैं। 7 नंबर के सवाल यहाँ से आएंगे। दोस्तों फिर से कह रहा हूँ कि इसमें जो चैप्टर है वो है 4। अपना जो चैप्टर पहला है, चैप्टर पहला वो इसमें से है और वो है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और आवेश जो है, चार्ज जो है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, तो ये चीज़ें हैं जो पहली यूनिट के रूप में हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये यूनिट है अपनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों दूसरा जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भी है, जो है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। हम यहाँ पे गाउस के नियम की चर्चा करेंगे और गाउस के नियम के जो 5-7 अनुप्रयोग है उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये दूसरा चैप्टर मैंने कहा कि आसान है। ये आसान इसलिए है कि यहाँ पर जितनी भी डेरिवेशंस वगैरह है वो सब एक ही कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। यानी अगर गाउस के नियम को पढ़ के यदि उसका 1-2 अनुप्रयोग आप पढ़ते हो तो बाकी सारे अनुप्रयोग भी उसी कॉन्सेप्ट पे टिके हुए हैं। इसलिए ये जो चैप्टर है महत्वपूर्ण भी है और सरल भी है। यह है गाउस का नियम, गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग, ये चैप्टर है अपना जो पढ़ेंगे। गाउस लॉ, गाउस का नियम, और क्या है गाउस का नियम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो अनुप्रयोग है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो गाउस के नियम की चर्चा हम करेंगे चैप्टर दूसरा। दोस्तों ये यूनिट है, सबसे बड़ी है पहली यूनिट, इसमें कुल मिला के 4 चैप्टर है। तो तीसरा जो चैप्टर है वो आपका है विद्युत विभव, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन
बहुत छोटा सा हिस्सा आप 10th क्लास में पढ़ते हो, इसकी जो डिटेल है विभव क्या होता है वो सारी चीज़ें अब हम इसमें चर्चा करेंगे। अपना जो चैप्टर चौथा है वो इसी से रिलेटेड और वो है विद्युत धारिता, कैपेसिटी। धारिता यानी कैपेसिटी की हम बात करेंगे। तो जो यहाँ पे है ये 4 जो चैप्टर है ये स्तर वैद्युतिकी में डाले गए हैं। 4 चैप्टर स्तर वैद्युतिकी में यहाँ पे डाले गए हैं। उसके बाद अपनी जो दूसरी यूनिट है दोस्तों, यदि कोई आवेश है और यदि वो आवेश स्थिर है तो उसका अध्ययन हम करेंगे इस पूरी यूनिट में। यानी आवेश गति कहीं नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, स्तर वैद्युतिकी में स्तर आवेशों को ही हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा आगे जो इसके आगे जस्ट जो यूनिट है वो यूनिट है विद्युत, या फिर आप उसे कह सकते हो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम कहेंगे। यूनिट दूसरी जिसे हम कहेंगे विद्युत धारा या विद्युत का जो चालन है ना, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। पूरा लिखना यहाँ संभव नहीं होगा तो मैं इसको मिटा करके लिखूंगा, लेकिन विद्युत धारा इसमें दोस्तों 2 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वो इसी के नाम से है और वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ दोस्तों, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट लिखना संभव नहीं होगा क्योंकि जगह यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। लेकिन अगर देखें इसको तो ये 5वां नंबर चैप्टर, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, ये 2 चैप्टर इसमें डाले हुए हैं। और ये जो यूनिट है यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर की है। तो आसान भी है और साथ ही साथ एग्ज़ाम में भी बड़ा मायना ये रखती है। तो विद्युत धारा के बारे में और उनके परिपथों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम विद्युत विभव के बारे में भी अध्ययन करेंगे और विद्युत धारिता के बारे में भी अध्ययन करेंगे, यानी कि ये जो कैपेसिटी है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको 6 चैप्टर बताए हैं। पहली और दूसरी यूनिट के बारे में हमने चर्चा की है। पहली यूनिट 7 नंबर की है, दूसरी यूनिट 5 नंबर की है। आगे हम बढ़ रहे हैं और तीसरी जो यूनिट है उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों तीसरी जो यूनिट है वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड कुछ हो जाता है, यानी कि चुंबकीय गुण हम पढ़ेंगे। विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसका इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो फाइनली मैं आपसे ये कहूँगा कि तीसरी जो यूनिट है, यूनिट 3, उस यूनिट में मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, किसके? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके जो चुंबकीय प्रभाव है उसका हम अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों अपने आप में ये एक यूनिट भी है और ये चैप्टर का भी यही नाम है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ तो ये भी आपके एग्ज़ाम में, यानी मेन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और यूनिट संख्या 4 जो है उसमें हम पढ़ेंगे, फिर से वही होगा, चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण। यहाँ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा किस प्रकार से एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एक चालक किस प्रकार से चुंबक की तरह व्यवहार करता है, वो व्यवहार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और चौथी जो यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे चुंबकत्व, चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थों के गुण, व चुंबकीय पदार्थों के गुण। दोस्तों ये यूनिट है चुंबकीय पदार्थों के गुण, और ये यूनिट एग्जाम में 3 नंबर की है। चुंबकीय पदार्थों के गुण है ना, तो सबस्टेंस कुछ पढ़ेंगे और चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी चौथी यूनिट है। मैं 5वीं यूनिट की बात कर रहा हूँ। 5वीं जो यूनिट है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो
जिसकी परिभाषा आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, एवं विद्युत चुंबकीय परिपथ या प्रेरण और आपका प्रत्यावर्ती जो धारा है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। प्रत्यावर्ती धारा यानी जिसे हम कहेंगे अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आपने पढ़ रखा होगा पहले, तो उसी में जो होती है अल्टरनेट करंट, दिशा बदलने वाला, और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हालांकि हम पहले से जानते हैं, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर रहेगा अपना यूनिट संख्या 6 की मैं बात करता हूँ। और छठी यूनिट दोस्तों वो है प्रकाशिकी, जिन्हें ऑप्टिक्स हम कहेंगे, प्रकाशिकी कह लीजिए या ऑप्टिक्स, जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ऑप्टिक्स प्रकाश किस रूप में होता है और प्रकाश की तरंगे क्या व्यवहार दर्शाती है, वो ऑप्टिक्स है। दोस्तों इस छठी यूनिट में अगर मैं 5वीं यूनिट की बात करूं तो 5वीं यूनिट में भी 2 चैप्टर है, एक तो ये वाला चैप्टर है और एक ये वाला चैप्टर है। हम लोग 6 तक आ चुके थे, यानी कि पहली और दूसरी यूनिट में, पहली में 4, दूसरी में 2, तो 4 2 6 चैप्टर। 7वां चैप्टर भी यही है और 8वें चैप्टर का अगर नाम कहे तो यही है चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण। जो 9वीं यूनिट है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, 9वां चैप्टर जो है वो, और प्रत्यावर्ती धारा जो है वो आपका 10वां चैप्टर है। यहाँ लौट जाते हैं प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी में 2 चैप्टर है। जो चैप्टर आपका 11वां है उसकी हम बात करेंगे, और जो चैप्टर 12वां है वो इसमें है। चैप्टर 11वां जिसमें हम पढ़ेंगे अपनी रे ऑप्टिक्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहेंगे किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। और दूसरा जो है वो है आपका तरंग प्रकाशिकी, और ये दोनों ही चैप्टर हम पहले कर चुके हैं कंप्लीट। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी क्या है दोस्तों, ये ऑप्टिक्स है, और ये ऑप्टिक्स एग्जाम में आपके मेन एग्जाम में अगर कहें तो 9 नंबर की है। मेन एग्जाम में ये कितने नंबर की है, 9 नंबर की है। प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड अगर ये चैप्टर, दोनों चैप्टर जो है एक यूनिट है, इसका अगर कहें तो ये 7 नंबर का है और ये 9 नंबर का है। उसके बाद छठी यूनिट के बाद यूनिट संख्या 7 जो है, यूनिट 7, यूनिट संख्या 7 में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में और द्रव्य तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों यूनिट कहे या चैप्टर कहे, चैप्टर 13वां जो है वो है, उसका भी नाम यही है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये एग्जाम में आपके 4 नंबर का है, एग्जाम में 4 नंबर का है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का जो प्रभाव है उसको लेकर इसमें बात की गई है। द्रव्य तरंगे इसमें बताया गया है, इसकी डिटेल यानी कि जो फ्लूइड वेव्स जो है उसके बारे में आपको कहा गया है। जो अगली यूनिट है यानी यूनिट संख्या जो 8 है, यूनिट 8, और वो है परमाणवीय भौतिकी, परमाणवीय एवं नाभिकीय भौतिकी। 2 प्रकार से नाभिकीय भौतिकी, ये है अपनी कौन सी यूनिट, 8वीं। दोस्तों इस 8वीं यूनिट में 2 चैप्टर है, परमाणवीय व नाभिकीय भौतिकी, अगर हम कहें तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो चैप्टर है अगला वाला 12 के बाद 13, 13 के बाद जो 14वां चैप्टर है वो चैप्टर है आपके यहाँ पे परमाणवीय भौतिकी, परमाणवीय भौतिकी, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। और जो 15वां चैप्टर है वो नाभिकीय भौतिकी, इसी यूनिट का चैप्टर है, और वो है नाभिकीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये दोनों ही। अच्छा, ये जो यहाँ पे परमाणवीय व नाभिकीय भौतिकी है, ये यूनिट भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। हालांकि नाभिकीय भौतिकी को कई लोग सुनने में ऐसा लगता है उनको कि ये शायद कठिन होगी, लेकिन अगर ज़रा सा ध्यान आप दोगे तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो इस तरीके से हमने चर्चा की है 8 यूनिट की, जिसमें जो है ऑप्टिक्स भी आ गई है, और न्यूक्लियर फिजिक्स
और एटॉमिक फिजिक्स उसकी भी बात हम कर चुके हैं। तो ये यूनिट है और इस यूनिट के लिए मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितने नंबर की है। दोस्तों ये यूनिट आपके 6 नंबर की है। तो इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और 2 यूनिट जो बची हुई है उनकी चर्चा हम करते हैं, यानी अपनी यूनिट संख्या जो 9 है और यूनिट संख्या जो 10 है उसके बारे में। जो इकाई 9 और इकाई 10 है वो। दोस्तों इकाई 9 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी जिसे हम कहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे अगर इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो वो है आपकी यूनिट 9। यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे आप कह सकते हो। और ये यूनिट आपके मेन एग्जाम में 6 नंबर की है। और सीधा सा अगर अपन कह दें तो ये चैप्टर है आपका 15 के बाद कौन सा, 16वां चैप्टर है। 16वां चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकी। और यूनिट संख्या 10 जो है, यानी लास्ट जो यूनिट है अपनी, वो यूनिट क्या है आप समझ लीजिए। उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे और एक व्यवस्था पढ़ेंगे, वो व्यवस्था होगी संचार की व्यवस्था, कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संचार के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में एक चीज़ और पढ़ेंगे और वो होगी आधुनिक भौतिकी कह लीजिए, या कहीं आपको ये मिलेगा आधुनिक भौतिकी, या आप कह सकते हैं समकालीन भौतिकी। समकालीन भौतिकी जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये यूनिट लास्ट है। और दोस्तों ये यूनिट लास्ट होने के साथ ही ये यूनिट है आपके 4 नंबर की। एग्ज़ाम में 4 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अपना जो आरबीएससी बोर्ड का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है। दोस्तों उसमें टोटल 10 यूनिट है और अगर अपन चैप्टर की बात करें तो 10 के साथ लास्टवा चैप्टर यही है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। कुल चैप्टर की अगर बात करें तो वो है 17। और ये भी है कि 11th क्लास में जो भी फिजिक्स बच्चे पढ़ते हैं एकदम से 10वीं पार करके वो 11th में आते हैं, नया नया सब्जेक्ट होता है साइंस। हालांकि 10th क्लास में भी आपने साइंस पढ़ रखी है और वहाँ पर भी अलग अलग पार्ट भी थे उसके। 4 चैप्टर फिजिक्स के थे, 4 केमिस्ट्री के और 4 बायोलॉजी के थे। लेकिन जैसे ही 11th क्लास में आते हैं तो केमिस्ट्री की अलग बुक हमारे सामने होती है, फिजिक्स की अलग बुक होती है और उसको लेकर 11th में कई बच्चों को ऐसा लगता है कि फिजिक्स कठिन विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो आप 1 साल पढ़ ही चुके हो फिजिक्स, तो बहुत आसान है फिजिक्स। और 11th के बजाय अगर हम 11th की फिजिक्स से इसकी तुलना करें तो बहुत आसान है। यानी हम ये कहेंगे कि 12वीं की जो फिजिक्स है वो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों अच्छे से साथ में जुड़े रहना और हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और हर कॉन्सेप्ट जो है उसको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो साथ दीजिएगा और जो भी वीडियो आप देखें उसको पूरा भी देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, अपनों के साथ उन्हें शेयर कीजिए ताकि अधिकतम बच्चों को लाभ मिल सके। तो ये यूनिट थी और ये अपना सिलेबस है। अगले ही वीडियो से हम इसे शुरू करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑप्टिक्स के चैप्टर है वो दोस्तों हमने निपटा दिए हैं और अब हम 1 से शुरू कर रहे हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र और आवेश, वो जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। स्तर वैद्युतिकी का जो पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। और मैंने बताया कि जो पहली यूनिट है स्तर वैद्युतिकी, वो यूनिट आपके 7 नंबर की है। और 7 नंबर की यूनिट कितनी इंटरेस्टिंग है जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए साथ में बने रहना और बिल्कुल कोशिश करना और तैयारी भी करना। धन्यवाद दोस्तों।